नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के गदरपुर में विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने नवनिर्मित बस स्टेशन और खंड विकास कार्यालय भवन का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही डबलाबा बाबा मंदिर से गूलर भोजकूला तिलपुर वैन बैरियर तक सड़क निर्माण का शिलान्यास और क्षेत्र के कई आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी, बेहतर यातायात व्यवस्था विकसित होगी और स्थानीय लोगों को विकास का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अगली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित धानी रिजॉर्ट में आयोजित थारू जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने थारू समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने थारू समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा दौरे के दौरान एक पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ आत्मीय पल बिताए। सीएम धामी ने बच्चों से सहज अंदाज में मुलाकात की और उनसे संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनके प्यारे भांजे भांजियां हैं और इनके साथ वह खुद भी बच्चा बन जाते हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री की बच्चों के साथ इस सादगी भरी मुलाकात का वीडियो भी चर्चा में है। वहीं अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया हेड स्थित कैंप ऑफिस में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को 2 वैन भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और दिव्यांगों व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दी और सहायता समूह को भी वहां आपने गाड़ियों को देखिए, आज जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आज साइकिल मिली है, ट्राई साइकिल, और वो जो भी उनके उपकरण हैं जिनसे उनके जीवन को मदद मिलेगी, काम करने में आसानी होगी, उनके आवागमन को आसानी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी अच्छा जीवन जी पाएँ। हर तरह से हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा हर प्रयास रहता है कि उनको मदद करें और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द उनके लिए लाए हैं, एक इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चारण है, तो उसको हम लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर महिलाओं को 2 गाड़ियाँ भी दी गई हैं, 2 वैन मिली हैं उनको। उसमें वो अपने काम करेंगी, अपने रोजगार से रोजगार को बढ़ाएंगी। एक बड़ा जो चलता हुआ वाहन जिसमें पूरी किचन होगी उसमें, और उसमें लोगों को सस्ता जो भोजन है वो मिलेगा, उसके साथ ही उनकी अपनी आय भी होगी। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी हमारी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान 4 कांवड़ियों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। हरिद्वार के एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक श्रद्धालु तय घाटों की बजाय प्रतिबंधित क्षेत्र में नदी में उतर गए, जहां पानी गहरा और कीचड़ भरा था। इसी दौरान 4 युवक फंस गए और डूब गए। सूचना मिलते ही वाटर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन चारों को बचाया नहीं जा सका। मृतक चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 16 से 17 लोगों के समूह के साथ कांवड़ यात्रा पर आए थे। पुलिस ने शव बरामद कर जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।
आज एक अत्यंत दुखद घटना हुई है। कुछ कांवड़िए जो कि निर्धारित घाटों के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्र के घाटों में उतर गए, नदी क्षेत्र में। उस स्थान पे काफी गहरा और कीचड़ युक्त पानी होने के कारण उसमें फंस गए और दुर्भाग्यपूर्ण बस 4 कांवड़ियों की डूबने से मृत्यु हुई। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित घाटों पर भी स्नान करें। वहां हमारे आवश्यक पुलिस, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। आवश्यक चेतावनी जो बोर्ड लगे हैं उनका पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार का स्नान न करें। थोड़ी सी भी असावधानी आपके और आपके परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति का कारण बन सकती है। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो हमारे श्रद्धालु थे ये चंडीगढ़ के रहने वाले थे और ये लगभग 16-17 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें 4 लड़के ऐसी जगह पे जो कि शहर से दूर और निर्जन क्षेत्र में था और वहाँ पे चेतावनी बोर्ड भी लगे थे। वो घाट भी नहीं था और वो वहाँ पे उतरे थे। वहाँ पे कीचड़ युक्त पानी होने के कारण, गहरा पानी होने के कारण वो उसकी चपेट में आए और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। क्या लोगों को निकाल दिया गया? हमारी तुरंत जल पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंची, तत्काल रेस्क्यू किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश बचाया नहीं जा सका। जो 4 बच्चे थे उनकी बॉडी बरामद कर ली गई है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर है नैनीताल के भीमताल स्थित एचडी डिग्री कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शक्ति संवाद संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह निषेध और महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रजनीश सिंह बिष्ट ने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सकारात्मक माहौल जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा देने के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की जरूरत है। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। देखिए, आज बाल विकास विभाग के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे जो खासतौर से बालिकाएं हैं इस विद्यालय की, उनके लिए यहाँ पर एक रोजगार के कैसे अवसर हों, बहुत सी चीज़ें उनको सीखने को यहाँ पर मिलेगी। जिसमें पुलिस विभाग है, सेवा योजना कार्यालय है, जो आपका अन्य विभाग हैं, मतलब हर तरह से किस तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उनको मुसीबतें आएंगी, क्या क्या वे कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज एक एक्सपोजर की ज़रूरत बच्चों को होती है, वो एक्सपोजर देने का काम यहाँ पर बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये युवा है, ये जो गलत दिशा को जा रहा है, उसमें भी जो हम लोग यहाँ पर इनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे या मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से गलत चीज़ों की ओर नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो समाज में अनेक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग उनको किस प्रकार से जागरूक करें, ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर चला है। निसंदेह इस योजना का बहुत ज़्यादा फायदा ये लोग उठाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बाल विकास विभाग को और SOS डिग्री कॉलेज को, जिनके द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया। अगली खबर उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता की आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विनय रोहितला ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय मुख्यमंत्री लगातार फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में नजर आते हैं। रोहितला ने बताया कि देहरादून के नंदा की चौकी पुल की क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड को सीएम के निर्देश पर महज 12 घंटे में दुरुस्त कर यातायात बहाल किया गया। उन्होंने सिलक्यारा सुरंग हादसे का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार निगरानी की, जिसके बाद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने आपदा को दृष्टिकोण रख के अपनी योजना और नीति बनाई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम सब कह सकते हैं कि अपनी कार्यों की चर्चा आज सार्क देशों में, ब्रिक्स देशों में और यूरोप के अंतर्गत भी जहां जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र हुए हैं, उनके अंदर भी चर्चा होती है कि उत्तराखंड की जो कार्य प्रणाली है, योजनाएं हैं और कार्य पद्धति है, उसको अपनाने से आपदाओं का तुरंत निस्तारण हो सकता है। आपदा तो विभिन्न प्रकार से आती है, लेकिन उसका तुरंत रेस्पॉन्स हो, उसके क्यों फास्ट उसमें जो है स्टेबिलिटी ला के समस्याओं को निपटारा जाए। तो इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व जिस गति से आगे बढ़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से त्वरित रेस्पॉन्स को आगे बढ़ाया, उसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आइकॉन के रूप में उभरे हैं और हम सबके लिए एक प्रेरणा और ऊर्जा का रूप में काम करते हैं। सर, चारधाम हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने बताया कि अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं और लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं।
बारिश के मौसम को देखते हुए सभी विभाग 24 घंटे निगरानी में जुटे हुए हैं। कांवड़ मार्ग पर बिजली, शौचालय, हेल्थ कैंप और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं जलभराव और बारिश से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर काम कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। कांवड़ मेला प्रारंभ हो चुका है और जनपद हरिद्वार में विभिन्न राज्यों जनपदों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अभी तक 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बारिश का भी सीजन है। यात्रा को संचालित करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स लगातार कार्य कर रहे हैं। जहाँ कांवड़ पटरी को संचालित करने के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, शौचालय और हेल्थ कैंप आदि की व्यवस्था भी की गई है। और अगर बारिश में कहीं जल भराव होता है, कहीं जल निकासी करनी होती है तो उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही है। अगली खबर है देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय में तैनात एक प्राइवेट सेक्रेटरी की पत्नी की संदिग्ध मौत को लेकर विवाद गहरा गया। मृतका के चचेरे भाई रितांशु कंडारी ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। उनका दावा है कि मृतका को पति, सास और ननंद लगातार प्रताड़ित करते थे और यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनसे मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हम सब परिवार के लिए और बहुत महीनों से वो उसको टॉर्चर कर रहे थे बहुत सारी चीजों को लेके। उनके जो ससुर थे बहन के, उसके वो एक्सपायर हुए। उनकी जब से तबीयत खराब हुई तब से ये पूरा परिवार, जो लड़की है, इसका पति, उसकी माँ, उसकी बहन, वो सब उसको टॉर्चर कर रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तू मनहूस है, जब से तू इस घर में आई है तो तब से ये सब हमारे साथ हो रहा है। और ये लगातार कुछ महीनों से उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे इस बात को लेके। घर के अंदर ही नहीं, कहीं भी समाज में कहीं भी उसको टोक देना इस बात को लेके कि तू मनहूस है और तेरी वजह से हमारा पूरा परिवार नुकसान हो रहा है। अगली खबर है चारधाम यात्रा के पहले चरण को लेकर बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उनके मुताबिक अब तक 45 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके, जबकि अकेले केदारनाथ धाम में 14 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। आशा नौटियाल ने यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के प्रयासों को भी सराहना की। देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जो चार धाम की यात्रा संचालित की गई, इस वर्ष रिकॉर्ड श्रद्धालु चारों धाम में पहुंचे और चारों धामों की जो संख्या है वो 45 लाख से अधिक यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचे। इसी के साथ हमारे जो केदार बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु की संख्या पहुंची है वो लगभग 14 लाख से भी अधिक केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अगली खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह के मुताबिक जनसभा महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश के अहम मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस दौरान खड़गे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग बैठक कर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जुटने के निर्देश दिए गए। अभी एक दिवसीय जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है उनका, जो कि 8 तारीख को हल्द्वानी में है, जिसके तहत एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का वो कार्य करेंगे। उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि वो 7 तारीख को आए और 7 को वरिष्ठ नेतागणों के साथ एक बैठक को संबोधित करने का कार्य करें, उनसे संवाद स्थापित करने का कार्य करें। या तो 7 को करेंगे या 9 को करेंगे, पर 8 का जो प्रोग्राम है वो एकदम फिक्स्ड है। देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं हमारे खड़गे जी, और सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हर पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने के लिए सब धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और जो हल्द्वानी की रैली होगी, जनसभा होगी, वो एक ऐतिहासिक रैली होगी, जनसभा होगी, और वहां से 2027 का जो चुनाव है उसका बिगुल फूंकने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी।
अगली खबर है, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई। देहरादून की विशेष अदालत की ओर से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यही मामला किसी कांग्रेस नेता से जुड़ा होता तो अब तक ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी होती। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि सरकार मंत्री गणेश जोशी पर मेहरबान है और पूछा कि इतनी संपत्ति आखिर कहां से अर्जित की गई। उन्होंने अपने खिलाफ हुई जांच का भी जिक्र किया और कहा कि आरोप साबित नहीं हुए थे। मामले में अदालत ने गणेश जोशी को 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। को बचाया जा रहा है और गणेश जोशी क्या, वो तो बहुत छोटा सा हुआ है। भाजपा सरकार में तो सब कुछ, मतलब मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ भी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा हुआ है। गणेश जोशी पे अगर कोई ईमानदारी से बताओ, मैंने कहा कि भगोड़ा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं भगोड़ा नहीं बोल रहा हूं। पेंशन मिलती है आर्मी की, अगर मिलती है तो मुझे नहीं जानकारी, मिलती हो तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलती ना। ठेकेदारी करी, आप बताओ ना कि कौन सा योजना बनाई उन्होंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास है, था कहां से? इनमें तो नॉमिनेशन करने के लिए भी पैसा नहीं होना चाहिए था। कहां से आया भाई? ये तो एक तो बेईमान होता है, मैं मां बेईमान नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बेईमान भी नहीं कह रहा हूं, तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ईडी कहां गई? कहां गई वो सीबीआई? ये कल कांग्रेसियों के लिए, ये कल विपक्षी नेताओं के लिए ईडी। अरे खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही ईडी? उसका ईडी ने हमारे केस में भी तो संज्ञान लिया ना किसी रिपोर्ट का। क्यों नहीं ईडी का डायरेक्टर, ईडी का डिप्टी डायरेक्टर जो है जोशी के खिलाफ, कौन सा जोशी? गणेश। अब गणेश तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं भैया, गणेश भगवान, तो इसलिए मैं गणेश भगवान को, लोगों ने राम को भी बदनाम कर दिया चंदा चोरी कर करके, तो मैं गणेश को भी बदनाम नहीं करना चाहता हूं। कहां गए ईडी? क्यों नहीं ईडी जांच कर रही गणेश जोशी की? अगली खबर है, नई टिहरी के जिला चिकित्सालय बैराड़ी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा से मुखाफाक यानी बार बार होने वाले मुंह के छालों से पीड़ित महिला को राहत मिलने का दावा किया गया। चिकित्सालय के मुताबिक महिला करीब 1 साल से इस समस्या से परेशान थे और उन्हें खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धि मिश्रा ने जांच के बाद आयुर्वेदिक जांच, गंडूस पंचकर्म, प्राणायाम और संतुलित आहार विहार के जरिए उपचार शुरू किया। चिकित्सालय का कहना है कि करीब 1 महीने के नियमित उपचार के बाद छालों, दर्द और जलन में कमी आई और मरीज अब सामान्य रूप से भोजन कर पा रहा। मुझे मुंह के छालों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इधर उधर जो है एलोपैथी में काफ़ी इलाज कराया, दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तब मैं यहाँ पे मैम के पास आई तो मैम ने मेरा ट्रीटमेंट किया आयुर्वेद में और मुझे बहुत रिलीफ मिला। तब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है आयुर्वेद में विश्वास करें और ट्रीटमेंट लें। तो अभी आपके मुंह में छाले हैं, अभी आपको लगता है दिक्कत? नहीं, अभी बहुत रिलीफ है मुझे। आपको जो पहले आपको कितने टाइम से प्रॉब्लम था? ये लगभग 1 साल से। 1 साल से। और अभी आप कितने दिनों की आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद आपको आराम आ गया? 1 महीना। 1 महीने में आपको आराम आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा तो नहीं होगा आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दोबारा हो रहे हैं या कुछ? नहीं, बस आपको अपने जीआई ट्रैक का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी वैसी चीजें नहीं खानी है जो आपको भारी करें या कोई भी एसिडिटी हो। तो बेसिकली जो पेशेंट है उनको स्टोमेटाइटिस का प्रॉब्लम था और स्टोमेटाइटिस की वजह से उनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी भी रहता था और हमने इनको गंडूस चिकित्सा करा था इरीमेदादी तेल से और ट्रिफ्लाक्वाथ वगैरह से, तो उससे इनको बहुत रिलीफ मिला। और ये चिकित्सा पद्धति के बारे में कम लोगों को जानकारी है, इसलिए लोग स्टोमेटाइटिस के कई बार ऊपर नहीं आ पाते हैं या नहीं आयुर्वेदिक सलाह ले पाते हैं। तो मेरा उन पेशेंट से अनुरोध है कि आप इस एग्जाम्पल से सीखें और आप जानें कि ऐसी चिकित्सा भी आयुर्वेद में है जहां पे आप सिंपल चीजों से भी अपने आप को इलाज कर सकते हैं। थैंक यू।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।